Hello student, class 12 chemistry, chapter 3rd chemical kinetic. Today's topic effect of a catalyst on reaction rate कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये तो हम डिस्कस कर चुके थे फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में। फैक्टर इफेक्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि कैटलिस्ट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट पे कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक में हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उसको ग्राफिकली समझेंगे कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के रेट को कैसे अफेक्ट करेगा। तो कैटलिस्ट होते क्या है, ये रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, यानी किसी भी टाइप से ये केमिकल जो है उसमें केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ओनली रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देते हैं, तो उनको कैटलिस्ट बोलेंगे। A catalyst is a substance which increase the rate of reaction without undergoing any chemical change. Without undergoing any chemical change यानी उसमें किसी भी टाइप का केमिकल चेंज नहीं करते हैं, ओनली क्या करते हैं उसके रेट को इंक्रीज कर दें या फिर डिक्रीज कर दें, तो उनको कैटलिस्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोरेट था KClO3। अब KClO3 था तो हमने अगर उसमें कैटलिस्ट को इन्वॉल्व नहीं किया है तो वो रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, KCl और ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगी। तो ये जो रिएक्शन होगी उसमें KCl और ऑक्सीजन बहुत ही स्लो अमाउंट में बनेगा और रिएक्शन का जो रेट होगा वो बहुत ही स्लो होगा। तो हमने इसके रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे MnO2 कैटलिस्ट का यूज़ कर दिया, यानी यहाँ पे हमने MnO2 कैटलिस्ट का यूज़ करके इस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ हो गया। यानी जब हमने MnO2 कैटलिस्ट इस पे रिएक्शन में यूज़ किया तो जो रिएक्शन का रेट था वो रिएक्शन का रेट क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे MnO2 किसका वर्क करेगा, कैटलिस्ट का वर्क करेगा। तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। द फिनोमिनन ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन बाय द यूज़ ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालाइसिस। तो उनके रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कैटालाइसिस बोलेंगे। इस प्रोसेस को जिसमें रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो रहा है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैटालाइसिस। द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। हम इसको इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी से भी एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ कैटलिस्ट कंबाइन विद रिएक्टेंट टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विच इज शॉर्ट लिव्ड। इसका मीन्स क्या है, जब कैटलिस्ट कंबाइन होते हैं रिएक्टेंट से तो क्या होता है, जब रिएक्टेंट से कंबाइन होंगे तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कंपाउंड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जो शॉर्ट लिव्ड, यानी जो कुछ समय के लिए फॉर्म होगा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे हम उसमें कैटलिस्ट मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, वैसे एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा जो शॉर्ट लिव्ड के लिए होगा। दिस डिकम्पोजेस टू फॉर्म द प्रोडक्ट, और उस इंटरमीडिएट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके डीकम्पोजिशन से ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, रीजेनरेटिंग द कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट जैसा हमने रिएक्शन में यूज़ किया था वो वैसे हमें मिल जाएगा। कैटलिस्ट किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं करेगा, केमिकल रिएक्शन किसी टाइप की नहीं करेगा, वो जैसा कैटलिस्ट हमने रिएक्शन में यूज़ किया था लास्ट में वो हमें रीजेनरेटिंग द कैटलिस्ट लास्ट में वैसे ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, डीकम्पोजिशन होगा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा और रीजेनरेटिंग द कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट एज इट हमें मिल जाएगा। द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हैज़ लोअर पोटेंशियल एनर्जी, और जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही लो होती है। जब लोअर पोटेंशियल एनर्जी होती है तो वो शॉर्ट लिव्ड के लिए होता है, कुछ समय बाद कुछ टाइम बाद वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, तो इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी लो होती है। दिस मीन्स दैट द एक्टिवेशन एनर्जी बिकम लोअर फॉर द कैटालाइज्ड रिएक्शन देन दैट फॉर अनकैटालाइज्ड। जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कैटालाइज रिएक्शन की लो होती है एज कम्पेयर टू अनकैटालाइज्ड। अगर कोई भी रिएक्शन है तो अगर हमने कैटलिस्ट को यूज़ किया है, कैटलिस्ट को यूज़ कर लिया हमने उसमें, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो लोअर हो जाएगी, और कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी। तो इसको हम ग्राफिकली अभी आगे समझेंगे इसी चैप्टर में। कॉन्सिक्वेंटली द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन possessing lower activation energy, the fraction of the total number of collision possessing lower activation energy, जो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन है उनकी एनर्जी कैसी होगी, लोअर एनर्जी होगी। एनर्जी इज इंक्रीज एंड हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज।
देखिए एक्टिवेशन एनर्जी अगर लो है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर लो है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन पोसेसिंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हमारे पास जो कॉलिजन है, कॉलिजन नंबर है, कॉलिजन रिएक्टेंट है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी का लोअर एक्टिवेशन एनर्जी है, तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उसका रिएक्शन का इंक्रीज होगा। तो इसको हम अभी ग्राफिकली चेक करेंगे। देखिए हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन थी a प्लस बी, तो हमें ए बी प्रोडक्ट मिला। जब हमने इसमें कैटलिस्ट का यूज किया तो हमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला। फिर कुछ टाइम बाद जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसकी लोअर एनर्जी थी, तो कुछ टाइम बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, ए बी प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए हम इसको ग्राफिकली समझेंगे स्टूडेंट्स। ग्राफिकली हम इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए पहले आपको एक छोटा सा और ग्राफ बना के दिखाते हैं और एक ग्राफ से समझाते हैं, ग्राफ की हेल्प से। देखिए हमारे पास ये यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया, देखिए तो यहाँ पे ये जो है एनर्जी है, यहाँ पे ये क्या है, एनर्जी, और ये क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ से जो रिएक्शन थी उसके लिए रिक्वायरमेंट जो एनर्जी है, यानी यहाँ से जो रिएक्टेंट स्टार्ट होगा तो इसके लिए प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम कौन सी एनर्जी बोलेंगे, थ्रीशोल्ड एनर्जी। इस एनर्जी को कौन सी एनर्जी बोलेंगे, जो रिएक्शन के रिक्वायर है, थ्रीशोल्ड एनर्जी बोलेंगे स्टूडेंट। अब रिएक्टेंट के पास भी कुछ एनर्जी है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, विथ थ्रीशोल्ड एनर्जी तो यहाँ से स्टार्ट है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन पे। तो कुछ एनर्जी अगर रिएक्टेंट की है तो वो तो यहाँ से स्टार्ट होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसको तो हम बोलेंगे थ्रीशोल्ड एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे, थ्रीशोल्ड एनर्जी। जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है रिएक्शन के लिए वो तो थ्रीशोल्ड एनर्जी होगी। लेकिन जितनी, अगर इसके प्रोडक्ट के पास इतनी एनर्जी है तो यहाँ से इस तक की जो डिस्टेंस होगी, जो जिसके पास एनर्जी है वहाँ से इस तक की डिस्टेंस को जितनी एनर्जी से चाहिए, जितनी एनर्जी अब जितनी रिएक्टेंट के पास थी उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितनी एनर्जी अब इसको चाहिए प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। तो इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, इस एनर्जी को बोलेंगे थ्रीशोल्ड एनर्जी। यानी जितनी एनर्जी रिएक्शन को चाहिए उसको थ्रीशोल्ड, और जितनी एनर्जी यहाँ पे रिएक्टेंट को चाहिए, जितनी एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। तो स्टूडेंट ये समझना है हमें इस ग्राफ में। तो ये मैंने और शॉर्ट करके आपको इसमें समझाया था, अब इस ग्राफ के हेल्प से इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास रिएक्टेंट था और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है ये। तो इस समय स्टूडेंट ये हमने एनर्जी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे रिएक्शन क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। तो यहाँ से क्या थी, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है, जो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है उसको बोलेंगे थ्रीशोल्ड एनर्जी। उसको कौन सी एनर्जी बोलेंगे, थ्रीशोल्ड एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी हमें रिएक्शन के लिए चाहिए, हमें रिएक्शन को कराने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको बोलेंगे थ्रीशोल्ड एनर्जी। अब जो इतनी एनर्जी जो थी वो रिएक्टेंट के पास थी, यानी यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी रिएक्टेंट के पास है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि इतनी एनर्जी तो है, वो यहाँ से तो प्रोग्रेस कर गया यहाँ तक। एनर्जी जो इंक्रीज़ है, यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए यहाँ से तो खुद से चला गया, यहाँ से इतने पे चला गया, क्योंकि उसकी खुद की एनर्जी इतनी थी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, थ्रीशोल्ड एनर्जी। तो उसे कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए, यानी ये ग्राफ किसका है, थ्रीशोल्ड का, यहाँ से यहाँ तक का थ्रीशोल्ड की एनर्जी है, तो उसको इतनी एनर्जी और चाहिए, तो इसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। जितनी एनर्जी उसको चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, उसी को हम स्टूडेंट एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। तो यहाँ पे जब रिएक्टेंट को हमने प्रोडक्ट में चेंज किया, तो यहाँ पे रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में चेंज कराएंगे तो देखिए स्टूडेंट पहले इसके हेल्प से समझिए। यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, जब ये रिएक्टेंट को हम प्रोडक्ट में चेंज कराएंगे तो थ्रीशोल्ड एनर्जी हाई है, तो अभी हमने कैटालिस्ट का यूज नहीं किया है। तो जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा तो थ्रीशोल्ड एनर्जी इसकी यहाँ है, इसकी थ्रीशोल्ड एनर्जी यहाँ है। तो ये विदाउट, हमने कैटालिस्ट यूज नहीं किया है, अभी हमने कैटालिस्ट यूज नहीं किया है। अगर हम कैटालिस्ट का यूज कर दें, तो ये जो थ्रीशोल्ड एनर्जी है स्टूडेंट, ये एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्टिवेशन जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो रिएक्टेंट जो जिस रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी या जिस रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी वही तो प्रोडक्ट में चेंज हो पाएगा, क्योंकि थ्रीशोल्ड एनर्जी ज़्यादा है।
जब थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा है तो कुछ ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आ पाएंगे, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं आ सकते, क्योंकि अभी हमने कैटालिस्ट यूज ही नहीं किया है। जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में माना अगर हमारे पास 100 यहाँ पे रिएक्टेंट है, 100 रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे कुल हमें प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं? 50 मिल रहे हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं? 50 प्रोडक्ट मिल रहे हैं ओनली। और थे हमारे पास 100 रिएक्टेंट, तो यहाँ से सिर्फ वही रिएक्टेंट गए स्टूडेंट जिसकी एनर्जी इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा थी, वही रिएक्टेंट गए। अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कैटलिस्ट यूज किया, तो कैटलिस्ट क्या करेगा? इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को, यानी जो प्रोडक्ट में चेंज होने वाली एनर्जी है, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर देगा। जब इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर देगा ये कैटलिस्ट, तो यहाँ पे 100 रिएक्टेंट थे, 100 रिएक्टेंट में हमारे पास विदाउट कैटलिस्ट 50 चेंज हो रहे थे ओनली। जैसे हमने कैटलिस्ट यूज किया तो वैसे ही ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो कम हो गई। जब थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो गई तो यहाँ पे हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितने मिलने स्टार्ट हो गए? 75 तक, 75 प्रोडक्ट माना हमें मिलने स्टार्ट हुए। तो इसी को बोलेंगे कैटलिस्ट। जब हम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर देते हैं, जिससे रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाती है। उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो जाती है? तो स्टूडेंट ये एनर्जी जो है, ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कम हो जाएगी। जब हमने कैटलिस्ट यूज करा तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी इतनी मिली, तो एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट के यूज से कम हो गई। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, यानी ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने लगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया और एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे लो हो गई। अब देखिए इसको हम मेन ग्राफ से समझते हैं, मेन ग्राफ की हेल्प से। तो कुछ तो समझ में आ गया होगा आपको। अब मेन ग्राफ से और समझते हैं इसको, ईजी होगा, ईजी हो गया इससे आपका। अब देखिए इतनी एनर्जी हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और कुछ एनर्जी रिएक्टेंट के पास थी। तो इतनी एनर्जी अगर रिएक्टेंट के पास थी, इतनी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी रिएक्टेंट के पास है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? ये, यानी इतनी एनर्जी से और चाहिए, इतनी एनर्जी और चाहिए प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, तो इसको ही एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। अब देखिए जो रिएक्टेंट थे हमारे पास, अब रिएक्टेंट हमने कैटलिस्ट में इसमें यूज नहीं किया है, तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होंगे तो इसको इतनी एनर्जी चाहिए, तो सिर्फ वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे जिनके पास इतनी एनर्जी होगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर अगर एनर्जी होगी, वो उतने ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो पा रहे हैं। तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट का अमाउंट कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी एनर्जी हर एक के पास तो है नहीं, हर एक रिएक्टेंट के पास जितने रिएक्टेंट के पास होगी उतने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। अब स्टूडेंट जैसे हमने यहाँ पे कैटलिस्ट, ये क्या है? विद कैटलिस्ट, जैसे हमने इसमें कैटलिस्ट यूज किया तो इसकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जो इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो कम होकर कहाँ तक आ गई? यहाँ तक आ गई ओनली, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो गई। जैसे हमने कैटलिस्ट यूज करा, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो गई, यानी जो बाउंड्री थी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच वो क्या हो गई? कम हो गई। अब जो बाउंड्री अगर छोटी हो गई तो ज़्यादा रिएक्टेंट क्रॉस करेंगे उस बाउंड्री को। यहाँ पे बाउंड्री ज़्यादा थी तो कम रिएक्टेंट क्रॉस कर रहे थे, बाउंड्री हमने कम कर दी, कैटलिस्ट का यूज कर दी, थ्रेशोल्ड की बाउंड्री कम हो गई तो ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो विद कैटलिस्ट क्या होगा? यहाँ पे जो रिएक्टेंट हैं उनका अमाउंट बढ़ जाएगा जब वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे। यहाँ पे माना अगर हमें 100 रिएक्टेंट यूज़ किए थे तो विदाउट कैटलिस्ट हमारे पास 50 ओनली 50 प्रोडक्ट पहुँच रहे थे, 50 में प्रोडक्ट में चेंज हो रहे थे रिएक्टेंट। जैसे हमने कैटलिस्ट यूज कर दिया तो यहाँ पे माना अगर 100 रिएक्टेंट थे तो वो 75 प्रोडक्ट में चेंज होने लगे, 75 रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने लगे। तो ये विद कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट का इस तरह से यूज करते हैं हम इस रिएक्शन में। तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? जब हमने कैटलिस्ट यूज किया तो एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो गई, जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हुई तो एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो गई। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई तो यहाँ पे ये समझना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया, क्योंकि अगर एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कम हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज का मतलब ये रिएक्टेंट ज़्यादा चेंज होने लगे प्रोडक्ट में, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक्टिवेशन एनर्जी लो कर देते हैं हम तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पे करा था। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी अगर लो है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो स्टूडेंट आपको समझ में आई हो गया विदाउट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का यूज से क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो जाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो जाएगी तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज, यानी ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने लगेंगे। आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी थ्योरी देखिए। 10 अ कैटलिस्ट प्रोवाइड्स ए न्यू पाथवे फॉर अ रिएक्शन ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी देन दैट ऑफ द रिएक्शन इन द अब्सेंस ऑफ द कैटलिस्ट। अब हमने कैटलिस्ट को इसमें प्रोवाइड कर दिया तो एक न्यू पाथ बन गया,
एक न्यू पाथ बन गया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने का, न्यू पाथ बन गया इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो वो अब्सेंस में भी रहेंगे कैटलिस्ट की, बिकॉज द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी द रिएक्शन बिकम्स फास्ट। जब लोअर एक्टिवेशन एनर्जी है तो रिएक्शन फास्ट हो रही है, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो रिएक्शन फास्ट एंड द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्ट टू प्रोडक्ट क्विकली, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए लोअर अगर एक्टिवेशन एनर्जी है तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, यानी रिएक्शन जो होगी वो फास्ट होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आप ध्यान से एक बार अगर इसको एक दो बार पढ़ना, तो एक दो बार वीडियो देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम इस ग्राफ की हेल्प से समझेंगे, ऐसे जैसे हमने समझाया था, फिर इस वाले हार्ड ग्राफ में चलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।